हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। कल हम लोग सेट नंबर 1 देखे थे। ये क्रॉन का सेट प्रैक्टिस है। अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। अधन्या माना गया है। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। तो अधन्या गाय को माना गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। गाय को अधन्या माना गया है, यानी न मरने वाला पशु, न हत्या किया जाने वाला पशु। क्योंकि वैदिक काल में जो गाय था प्रमुख पशु था, प्रमुख पशु या फिर प्रिय पशु था, क्योंकि गाय को हत्या नहीं किया जाता था। गाय के द्वारा ही उन लोगों का जीवन यापन होता था, गाय और गाय के उत्पाद से ही। देखिए, वैदिक काल कब से कब तक चलता है? वैदिक काल 1500 से 600 तक चलता है वैदिक काल, समझे। इसमें देखिए 1500 से 1000, 1500 से 1000 इसको बोलते हैं ऋग वैदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। और 1000 से 600 तक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मगध साम्राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में क्या है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए, इसका सही विवरण हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्त हुआ, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, टॉलमी फिलाडेल्फस जिनके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। जो इसमें बोला जा रहा है कि ये टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ के था, कहाँ के राजा था या कहाँ के शासक था? तो ये मिस्र के शासक था, मिस्र के शासक था टॉलमी नरेस फिलाडेल्फस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, यानी सही को चुनना है। सही को चुनना है। अद्वैतवाद ये रामानुजम, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, ये भी गलत है। द्वैतवाद माधवाचार्य, ये क्या है? सही है। सी क्या है? सी सही है। और द्वैतवाद ये भी क्या है? गलत है। अब देखिए यहाँ पे अद्वैतवाद ये शंकराचार्य संबंधित है। शंकराचार्य क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद में हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा? रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। और उसके बाद देखिए द्वैतवाद तो हो गया, द्वैतवाद में माधवाचार्य। और द्वैतवाद में हो जाएगा निम्बकाचार्य हो जाएगा, निम्बकाच। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है। तो रज्मनामा में अनुवाद किया था बदायूनी। किसने अनुवाद किया था? बदायूनी ने किया था रज्मनामा के नाम से महाभारत के अनुवाद। और जो बदायूनी था वो फैजी के कहने पे किया था, फैजी के कहने पे अनुवाद किया था महाभारत को। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लीजिए, जैसे आलमगीर नामा ये क्या है? आलमगीर नामा तो ये देखिए, ये औरंगजेब का एक तरह से क्या है? औरंगजेब के समय इसका मतलब रचना किया गया था। एक तरह से गजेटियर है, औरंगजेब के समय का गजेटियर है आलमगीर नामा। और उसके बाद देखिए हजमनामा जो है ये मुगल काल का चित्र शैली का एक संग्रह है। मुगल काल का चित्र शैली का एक संग्रह है हजमनामा के नाम से। और उसके बाद देखिए बादशाहनामा ये हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। बादशाहनामा हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए 6 नंबर, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है। नांदेड़ में इनकी हत्या कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1666 में जन्म हुआ था,
1966 में जन्म हुआ था इनका, और 1699 में इन्होंने 1699 में इन्होंने ये खालसा पंथ की स्थापना किया था, खालसा पंथ के स्थापना किया था। उसके बाद देखिए, और ये 10वें क्रम के गुरु थे। कितने क्रम के? 10th नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। उसके बाद देखिए अमरदास, अमरदास ये तीसरे नंबर के गुरु थे, 3rd नंबर के गुरु थे, तीसरे नंबर के। और दूसरे नंबर के कौन थे? गुरु रामदास, रामदास, रामदास दूसरे नंबर के थे, रामदास दूसरे नंबर के थे। और अमरदास तीसरे नंबर के हो गए, अंगद चौथे नंबर के हो गए, अंगद चौथे नंबर के हो गए, अंगद चौथे नंबर के हो गए। और 5वें नंबर के हो गए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का फांसी दिलवाया था, किसने दिलवाया था? जहांगीर ने दिलवाया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। और एक और सिख गुरु है जो 9वें, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का भी फांसी दिलवा दिया था। मतलब उनको फांसी दिया था ये औरंगजेब दिलवाया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? किससे लिया? तो बम्बई पुर्तगालियों से लिया था, बम्बई पुर्तगालियों से लिया गया था। क्योंकि पुर्तगाली के जो महारानी ये थी कैथरीन ब्रेगेंजा, कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी अंग्रेज ये चार्ल्स प्रथम से हुआ था। जो अंग्रेज था चार्ल्स प्रथम, उसके साथ विवाह हुआ था 1661 में, 1661 में हुआ था। और ये दहेज में मुंबई दे दिया था, पुर्तगालियों ने दहेज में मुंबई दे दिया था चार्ल्स प्रथम को। और चार्ल्स प्रथम ने 1668 में ये लीज पर दे दिया, किसको? अंग्रेज को, अंग्रेज को लीज पर दे दिया 10,000 वार्षिक पाउंड पे, 10,000 वार्षिक पाउंड पे अंग्रेज को लीज पर दे दिया 1668 में। 1661 में दान में मिला किसको? चार्ल्स प्रथम को। क्यों मिला था? क्योंकि पुर्तगाली जो रानी थी ये महारानी कैथरीन ब्रेगेंजा, जिसका विवाह हुआ था, तो विवाह के दौरान ही पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था मुंबई को। उसके बाद देखिए 8 नंबर में देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो केसरी, केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया। और ये केसरी जो समाचार पत्र था ये था मराठी भाषा में। कौन सा भाषा? मराठी, मराठी भाषा में। कौन सा भाषा में था? मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में था। और एक और पत्रिका था जिसका क्या नाम था? मराठा, मराठा पत्रिका था, मराठा, मराठा पत्रिका। ये किस में था? इंग्लिश में था। किस में था? इंग्लिश में था। और ये केसरी पत्रिका मराठी भाषा में था और मराठा पत्रिका इंग्लिश में था। अब देखिए, और यही पत्रिका के चलते, केसरी पत्रिका के चलते इनको देशद्रोही करार दे दिया गया था, देशद्रोही करार दे दिया गया था। और इनको जेल में बंद कर दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, मांडले जेल, मांडले जेल बर्मा में है, वहाँ पे इनको 6 साल के लिए कैद कर दिया गया था, 6 साल के लिए कैद कर दिया गया था। इनको कैद किया गया था 1897 में, 1897 में कैद कर दिया गया था 6 वर्ष के लिए। आरोप लगा था केसरी, केसरी में जो ये अपना ये छापते थे, पत्रिका निकालते थे, उसमें भारत के बारे में लिखते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। इस कारण से इनको देशद्रोही करार दे दिया गया था, इस कारण से इनको जेल में डाल दिया गया। कब डाला गया? तो 1897 में इनको जेल में डाल दिया। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कहाँ पे इनको जेल में बंद कर दिया गया था? मांडले जेल, मांडले जेल कहाँ है? बर्मा में है। उसके बाद देखिए ये गद्दर, गद्दर ये क्या है? पत्रिका था, गद्दर पत्रिका। इसका ये 1913 में प्रकाशित हुआ था, 1913 से प्रकाशित हो रहा था। और कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में प्रकाशित होता था, अमेरिका में। और ये 6 भाषा में प्रकाशित होता, 6 भाषा में प्रकाशित होता था। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या है? फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, ये भी सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित होता था। और ये इंग्लिश अखबार था। कैसा अखबार? इंग्लिश अखबार था। और ये प्रकाशित जो संपादन किए थे वो तारानाथ दास किए थे। कौन किए थे? तारानाथ दास, तारानाथ दास इनका इस पत्रिका का संपादन किए थे। उसके बाद देखिए स्वदेशी मित्र, स्वदेशी मित्र ये भी एक क्या है? पत्रिका है, ये भी पत्रिका है। ये मद्रास में छपता था, मद्रास में छपता था और तमिल भाषा में, तमिल भाषा में छपता था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो
लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक चलता है इसका कार्यकाल। अब देखिए ये चेम्सफोर्ड के समय क्या क्या हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और क्या हुआ था, और ये हुआ था, इनका तिलक जी का मृत्यु भी हुआ था इन्हीं के मतलब इसी के कार्यकाल में। और क्या हुआ था, ये अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम आया था, 1919 का अधिनियम भी आया था। देखिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 9 अगस्त को हुआ था प्रारंभ। 8 अगस्त के मतलब ये प्रस्ताव रखा गया था, मतलब पारित हो गया था प्रस्ताव कि ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है। 9 अगस्त को शुरू हो गया था। 9 अगस्त के दिन ही जीरो आवर चलाया गया था। जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। इसमें जो प्रमुख नेता थे उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। 9 अगस्त की सुबह सुबह ही। उसके बाद देखिए 11 नंबर, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच समय GMT का अंतर कितना है, तो 5.5 घंटा का अंतर है। 5.5 घंटा का अंतर है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है एक ही राज्य में स्थित है। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है अजंता पर्वतमाला, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अब देखिए यहाँ पे देखिए अरावली का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर नाम है, गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई कितना है 1723 मीटर, 1723 मीटर। और देखिए सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़, जिसका ऊंचाई कितना है 1350 मीटर। उसके बाद देखिए सह्याद्री भी पश्चिम घाट में है, महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, 13 में सुमेलित करना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए छत्तीसगढ़ ये सुमेलित है। छत्तीसगढ़ का मैदान ये धान के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है धान वगैरह चावल वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र, ये भी क्या है, सुमेलित है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश देखिए, आंध्र प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। मलनड ये कहाँ पे है, मलनड जो है, मलनेर कहाँ पे है, मलनेर कर्नाटक में है। मलनेर कहाँ है, कर्नाटक में है, समझे। कर्नाटक पश्चिम घाट में है, कर्नाटक के पश्चिम घाट में मलनेर स्थित है। अब देखिए महाराष्ट्र वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब समझे, जैसे देखिए ये वाला क्या हो गया, ये भारत का हो गया, मतलब दक्षिण भारत हो गया। और इधर क्या है, इधर देखिए पश्चिम घाट है। तो पश्चिम घाट में इधर क्या है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो इस कारण से यहाँ पे जब मानसून आती है तो इधर टकरने के कारण इधर वर्षा होती है, परंतु इधर वर्षा नहीं होती। यहाँ पे क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो इस कारण से इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, तो देखिए तिब्बत मानसरोवर झील से तो ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और सिंधु नहीं निकलती है, सतलज भी निकलती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पे मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से एग्जैक्ट ये सारी नदियां नहीं निकलती, सब अलग अलग से ओरिजिन होती है। लेकिन रिसोर्स क्या है, सोर्स एक ही है। कौन सा, मानसरोवर लेक से ही ओरिजिनेट होती है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र निकलती है कहाँ से, ब्रह्मपुत्र निकलते हैं यांगसी ग्लेशियर से। कहाँ से निकलते हैं, यांगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। यांगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। कौन सी ग्लेशियर, यांगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। सतलज राकस ताल झील से निकलती है। और सिंधु जो है वो बोखरचू हिमनद से निकलती है सिंधु नदी। उसके बाद 15 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है तो कौन कौन है। इसमें देखिए मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं है, आंध्र प्रदेश ये भी नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पश्चिम घाट और हिमालय क्षेत्र और तथा मेघालय, ये सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत अत्यधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट में और हिमालय वाला रीजन में, हिमालय वाला क्षेत्र में और मेघालय में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इसमें क्या है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से उद्गम होती है? इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से, हरिके बैराज से। ये सतलज और ब्यास नदी के मुहाना पे हरिके बैराज बनाया गया, वहीं से निकलती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित कुछ फैक्ट समझ लीजिए। देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। 1958 में हुआ था। उस टाइम जो थे गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने ही इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब पड़ा? इंदिरा गांधी नहर पड़ा 1984 में। कब पड़ा? 1984 में इंदिरा गांधी नहर नाम पड़ा, 1984 में, 1984 में। अब देखिए, कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, बाणसागर बांध, बाणसागर बांध, सॉरी, गांधी सागर बांध और बाणसागर बांध दोनों चंबल नदी पे है। गांधी सागर बांध और बाणसागर बांध दोनों कहाँ पे? चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे। भाखड़ा नाम, ये भाखड़ा बांध, ये तो सब जानते होंगे आप लोग। फिर देखिए, गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। और ये कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा झील है। और देखिए, गोविंद बल्लभ पंत ये यूपी के सीएम रह चुके थे, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, यानी विशेषता नहीं है। देखिए, प्रकृति पर अधिक निर्भरता, ये तो है, विशेषता है, प्रकृति पर निर्भर है भारतीय कृषि। उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी सही है। फसलों का विविधता, यहाँ फसलों का विविधता पाया जाता है। जैसे एक ही खेत में 4 फसल पैदा कर देते हैं लोग, समझे। और देखिए, डी में बड़े खेत की प्रधानता, ये ऐसा नहीं है, यहाँ बड़े खेत की प्रधानता नहीं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जोत हैं, बहुत छोटे छोटे जोत हैं, यानी जमीन मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। और मतलब एक जगह पे जमीन मतलब इकट्ठा नहीं है, कोई मतलब थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा वहाँ पे है, थोड़ा सा वहाँ पे है, ऐसे ऐसे करके विभाजित है जमीन। उसके बाद देखिए, 18 नंबर, कौन सा मामला भारत के काला, सॉरी, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ये तो काली मिर्च का, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और जादूगोड़ा मतलब खान कहाँ पे है? जादूगोड़ा झारखंड में है, जादूगोड़ा झारखंड में है। उसके बाद देखिए, ये 20 नंबर, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था? सिंदरी में लगा था। कब लगा था? ये लगा था 1951 में। 51 में मतलब स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसका नींव जो पड़ा था ना, ये ब्रिटिश काल में, मतलब ब्रिटिश जब थे यहाँ पे, उसी टाइम पड़ा था। लगभग इसका नींव पड़ा था 1934 के आसपास, नींव पड़ा था सिंदरी कारखाना का, संयंत्र का। लेकिन 1951 से क्या होने लगा, प्रोडक्शन यहाँ पे चालू हो गया। उसके बाद देखिए, ट्राम्बे क्या है? ट्राम्बे, ट्राम्बे ये परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ये अप्सरा यहीं पे लगाया गया था। अप्सरा कब लगा था? 1956 में लगा था। कब लगा था? 1956 में लगा था। ट्राम्बे कहाँ? महाराष्ट्र में है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में देखिए, यहाँ पे क्या है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर तो कौन है? अप्सरा। अप्सरा कब लगा था? 1956 में लगा था, अभी बताए पीछे, 1956 में। कहाँ? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में लगा था। उसके बाद देखिए, 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है तो कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड तो देखिए यहाँ पे ऐसे है, इतना है, फिर बीच से बटा हुआ है 2 भाग में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यूजीलैंड है। फिर देखिए, यहाँ पे फिलीपींस, फिलीपींस भी नहीं, फिलीपींस बहुत छोटे छोटे द्वीप में बटा हुआ है। क्यूबा, क्यूबा भी क्या है? छोटा। क्यूबा कहाँ है? यहाँ पे क्या है, देखिए, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। और यहीं पे क्या है? क्यूबा है, यहीं पे क्यूबा। क्यूबा संकट एक जानते होंगे, क्यूबा संकट एनसीईआरटी में पढ़ना है। क्यूबा संकट, यहाँ पे क्या किया था, रूस, रूस जो था मतलब यूएसएसआर, यहाँ पे क्या कर दिया था, मिसाइल लाके यहाँ पे तैनात कर दिया था। किसके अगेंस्ट में? अमेरिका के अगेंस्ट में। इसीलिए इसको मतलब जाना जाता है क्यूबा, क्यूबा घटनाक्रम। उसके बाद क्यूबा घटनाक्रम या क्यूबा संकट के नाम से भी जाना जाता है, समझे। देखिए,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये सी हो जाएगा, सी। मतलब देखिए, जापान जो है ना, जापान किसी से सीमा नहीं लगाता है। जापान जो है ऐसे ऐसे 4 द्वीप है जापान का, 4 द्वीप है ऐसे, और सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। जापान के 4 द्वीप पे स्थित है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू 4 द्वीप पे स्थित है जापान। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। बाकी सबका बेसिक फैक्ट देख लिए। न्यूजीलैंड कौन से सागर में है? न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस कौन सा प्रशांत महासागर में है? जापान भी प्रशांत महासागर में है। क्यूबा किसमें है? ये अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अधिक ऊंचे स्थल है? ऊंचे, लहासा। लहासा कहाँ? तिब्बत में है। लहासा तिब्बत में है। लहासा कहाँ? तिब्बत में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मिलान करना है, सुमेलित करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को मिलान करना है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए लीना, लीना नदी है। लीना क्या है? नदी है। तो लीना नदी कहाँ? आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। लीना नदी रूस से होते हुए ऊपर जाके आर्कटिक सागर में गिरती है लीना नदी। उसके बाद आमूर नदी, आमूर नदी, आमूर नदी जो है वो प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में गिरती है। और देखिए आमूर नदी जो है ना, वो चीन से निकलते हुए रूस होते हुए कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी ऐसे ऐसे इधर जाती है प्रशांत महासागर में। उसके बाद देखिए टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी जो है वो गिरती है जाकर कहाँ? ये गिरती है जाकर यहाँ पे फारस की खाड़ी में। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में, एक हो जाएगा। फारस की खाड़ी में गिरती है जाकर, ये ऑप्शन एक हो जाएगा इसमें, एक। उसके बाद देखिए माही, माही गिरती है अरब सागर में। माही कहाँ गिरती है? अरब सागर में। समझे? माही कहाँ गिरती है? अरब सागर में बेसिकली। हाँ, माही अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी जो है विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखिए निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया तो कब किया गया था? 1861 में नहीं, ये 1909 में, 1919 में नहीं, इसमें भी नहीं। ये किया गया था 1935 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि डी 1935 दिया नहीं है, तो आंसर क्या? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर, संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारा भारत मतलब देश का नाम भारत तथा इंडिया, भारत दैट इज इंडिया का नाम से उल्लेख किया गया है संविधान में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, भारत तथा इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत के चौथे राष्ट्रपति, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। अब बताइए प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम हो गए राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद प्रथम हो गए, तो सब जानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे एस राधा कृष्णन हो गए, सेकंड नंबर पे एस राधा कृष्णन हो गए। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे कौन हो गए? थर्ड नंबर पे जाकिर हुसैन, ये हो गए थर्ड नंबर पे। किस पे? थर्ड नंबर पे हो गए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन थर्ड नंबर पे। और फखरुद्दीन अली अहमद, ये हो गए फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। देखिए क्रम से याद हो गया ना, एक पे राजेंद्र प्रसाद, दो पे राधा कृष्णन, तीन पे जाकिर हुसैन, चार पे बीबी गिरी, पाँच पे फखरुद्दीन अली अहमद। अब बताइए जो 15वें अभी कौन है राष्ट्रपति? कौन है 15वें? 15वें है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू 15वें है। और 14वें क्रम के थे, 15वें हो गए मुर्मू हो गए, मुर्मू हो गए। और 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद हो गए, 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद, 14वें क्रम के कौन हो गए? रामनाथ कोविंद हो गए, 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद हो गए, रामनाथ कोविंद हो गए। और उसके बाद देखिए 13वें नंबर के, 13वें नंबर, 14वें तो हो गए रामनाथ कोविंद, 13वें नंबर के हो गए, 13वें नंबर के हो गए कौन? 13वें नंबर के हो गए प्रणब मुखर्जी, 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए। और 12वें नंबर के प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल हो गए, प्रतिभा सिंह पाटिल हो गए 12वें नंबर के। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में। अब यहाँ पे बताना है कि लोकसभा का स्थापना कब हुआ था, लोकसभा का स्थापना कब हुआ था और राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था। तो लोकसभा का स्थापना हुआ था
17 अप्रैल को लोकसभा का स्थापना लोकसभा का स्थापना कितना हुआ, 17 अप्रैल को हुआ था। और राज्यसभा का स्थापना हुआ था, ये हुआ था 13 मई। लोकसभा का स्थापना 17 अप्रैल 1952 और राज्यसभा का स्थापना 13 मई 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, किस अनुपात में लिया जाता है, तो इसमें लिया जाता है 2:1 के रूप में लिया जाता है, 2:1 के रूप में लिया जाता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर में क्या है, 30 नंबर देखिए, 30 में देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो देखिए सही क्या क्या है, पहले सही को देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो करेक्ट है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सुमेलित यही नहीं है, बाकी ये सब तो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, इसी को चुनना था। क्योंकि जो राज्यपाल होता है ना, वो प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति तब तक रह सकता है, यानी राष्ट्रपति के इच्छा पे डिपेंड करता है कि राज्यपाल कब तक पद पे बने रहेंगे। उसके बाद डी में देखिए, डी में क्या है, यह संबंधित राज्य से व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्पीकर स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। हाँ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि का स्थापना के लिए उत्तरदायी है। राज्य की आकस्मिक निधि के स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है, तो विधानमंडल होगा। राज्य का आकस्मिक निधि है ना, तो विधानमंडल होगा। अब देखिए एक होता है संचित निधि, ये क्या होता है, क्या, संचित निधि होता है। और एक होता है आकस्मिक निधि। संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि का उल्लेख है, और 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अब देखिए संचित निधि से जब संसद द्वारा बिल पारित होता है तब यहाँ से पैसा खर्च किया जाता है, पर जो आकस्मिक निधि है यहाँ से बिना बिल पेश किए हुए पैसा धन खर्च किया जाता है। यानी आकस्मिक कहने का मतलब है तत्काल पैसे का जरूरत होता है तो ये आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। पर इसमें जो राष्ट्रपति पैसा निकालते, इसमें से कौन पैसा निकालने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के मतलब आदेश पर ही पैसा निकलता है। पर इसमें क्या है, संचित निधि से संसद के आदेश पर पैसा निकलता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, राज्य वित्त आयोग है एक, तो क्या है, संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक संस्था है। क्यों, क्योंकि एक संविधान में इसका क्या है, उल्लेख है, वर्णन है, तो क्या हो गया, संवैधानिक संस्था हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उपाध्यक्ष थे अडवाणी। ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे अडवाणी जी, क्या थे, उपाध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए 34 नंबर में देखिए क्या है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है कि मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। कहने का मतलब हो गया कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसमें कम से कम ये 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ग्राम सभा के सदस्य यानी जिसका निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ जाता है वो क्या हो गया, वो हो गया ग्राम सभा के सदस्य हो गया। ग्राम सभा क्या हो गया, सदस्य हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 नंबर में यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है इसमें। तो इसमें देखिए ए का क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन चेकमेट ये चलाया गया था श्रीलंका में। ऑपरेशन चेकमेट कहाँ चलाया, श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस ये चलाया गया था मालदीव में, मालदीव में चलाया गया था। और उसके बाद देखिए सी में क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये तो पंजाब में चलाया गया था, ये तो पता होगा सबको। ये ऑपरेशन सिद्धार्थ ये चलाया गया था, बिहार में चलाया गया था। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ये तो इससे नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए बी का एक इसमें भी है। उसके बाद देखिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी सी का 2 हो जाएगा। और ऑपरेशन सिद्धार्थ
डी का 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर ए हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। केरल में शांत घाटी, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे जीव जंतु, मतलब पेड़ पौधा आदि का बहुत सारे मतलब प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। मतलब जैव विविधता का मतलब होता है टाइप्स। विविधता का मतलब क्या होता है? टाइप्स, मतलब विभिन्न टाइप्स के जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधा ये सब विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर में देखिए शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या है? तो अंतिम कैलेंडर माह क्या है? फागुन है। अंतिम फागुन होता है। अंतिम फागुन। और प्रारंभ महीना चैत होता है। प्रारंभ महीना चैत होता है। अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है। अब बताइए शक संवत कब चालू किया गया था? शक संवत चालू किया गया था ये 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद देखिए विक्रम संवत। विक्रम संवत चलाया गया था। ये चलाया गया था 57 BC में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। 1964 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगा ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। और ये मतलब एक तरह से अवैध माना जाता है, इलीगल माना जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ये डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होता है। वो डेली बेसिस, ये लगभग मॉर्निंग में 9 बजे से 9:30 बजे से 10 बजे तक का ट्रेडिंग होता है। इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ये सारा था। TRYSM था, IRDP भी था और NREP भी था, यानी सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 मैथ है, तो मैथ बना लीजिएगा। आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे 46 नंबर में देखिए इसमें बताना है कि किस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण करने के लिए एड्स का टेस्ट किया जाता है। एड्स का टेस्ट करने के लिए CD4 भी इस्तेमाल किया जाता है। CD4 से भी एड्स का जांच होता है और PCR से भी होता है। PCR के माध्यम से भी एड्स का जांच होता है। यानी एड्स के जांच के लिए 3 टेस्ट, एलिसा हो गया, PCR हो गया और CD4 हो गया। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल, तो क्षोभ मंडल सबसे करीब का मंडल है। अब देखिए यहाँ पे से समझ लीजिए, ये हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। अब देखिए ये वाला जो मंडल है, ये वाला मंडल, इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ये क्या हो गया? क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या? समताप मंडल। ये हो गया समताप मंडल। क्या हो गया? समताप मंडल। और इसके बाद ये वाला मंडल हो गया, क्या? मध्यमंडल। और इसके बाद ये हो गया आयन मंडल। और ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया? बहिर्मंडल। ये क्या हो गया? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और ये बहिर्मंडल हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना घटता है। मौसम संबंधी घटना किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। ये वाला मंडल में मौसम संबंधी घटना घटता है। और इसमें जो समताप मंडल है, इसमें वायुयान चलता है और इसी में पाया जाता है ओजोन लेयर। देखिए समताप मंडल से यहाँ से यहाँ के बीच में पाया जाता है क्या? ओजोन लेयर पाया जाता है। यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। उसके बाद ये हो गया मध्यमंडल। उसके बाद आयन मंडल में यहाँ पे रेडियो तरंगे क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है यहाँ से। और यहाँ हो गया बहिर्मंडल यहाँ पे हो गया। समझिए? अब देखिए ये आयन मंडल में सैटेलाइट को मतलब छोड़ा जाता है, यहाँ पे भी छोड़ा जाता है और बहिर्मंडल में भी छोड़ा जाता है। बहिर्मंडल में 36,000 किलोमीटर ऊपर जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है बहिर्मंडल में, और वो सैटेलाइट जो होता है वो मतलब ये पृथ्वी के साथ रोटेट करती है। पृथ्वी के साथ क्या करती है? रोटेट करती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
48, क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में श्वसन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? कोशिका में श्वसन करती है। उसके बाद देखिए E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, E=mc²। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा तो कहाँ होगा? वायु में होगा। सबसे अधिकतम भार कहाँ होगा? वायु में। जल में तो होगा नहीं, निर्वात में तो होगा नहीं, कुछ वजन होगा नहीं निर्वात में, तो इस किस में होगा? वायु में होगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर, 51 का क्या है? आवेग का माप क्या है? आवेग माप है तो द्रव्यमान का आवेग। देखिए इसका आंसर ये गलत है, आवेग नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गति का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर, 52 में देखिए किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम बैगनी का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, सबसे अधिक लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड का होता है। उसके बाद देखिए कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, हवा में ध्वनि का वेग क्या है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर ए हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, मस्तिष्क जबर किस जीवाणु के कारण होता है? मस्तिष्क जबर किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका आंसर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुष्क सेल है, शुष्क सेल है तो क्या है? शुष्क सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल बोलते हैं। उसके बाद देखिए 57, मनुष्य का सामान्य तापक्रम है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो अल्बर्ट टेलर था। कौन था? अल्बर्ट टेलर था। हेम्योपैथी चिकित्सा का जनक तो हैनीमैन। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको जानते होंगे सब। उसके बाद देखिए 60 नंबर, एड्स में डी का तत्पर है तो डिफिशियंसी। क्या है? डिफिशियंसी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 61 नंबर में देखिए इसका 61 नंबर का आंसर क्या हो? 61 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में इसमें सुमेलित करना है तो देखिए वाशिंग सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नीला थोथा का क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और हाइपो का क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। यानी आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। यहाँ पे गैस का रिसाव हुआ था, ब्लास्टिंग नहीं हुआ था। यहाँ पे रिसाव जो हुआ था 2-3 दिसंबर को हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था। यहाँ पे गैस रिसाव हो गया था 2-3 दिसंबर, इसीलिए क्योंकि रात में हुआ था, इस कारण से 2-3 दिसंबर बोला जाता है। इसमें लगभग काफ़ी लोगों को मतलब मृत्यु हो गया था। लगभग 15,000 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे इस गैस के कारण। उसके बाद देखिए डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो डीएनए में कौन नहीं बनाता? टायरोसिन नहीं बनाता है। डीएनए में टायरोसिन नहीं बनाता है। तो बनाता कौन कौन है? एडेनिन बनाता है, और कौन बनाता है? गुआनिन बनाता है और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये यौगिक अम्ल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना? तो 12 जोड़ा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो कहाँ पे किया? तो ये शिलान्यास जो किया था वाराणसी में। कहाँ पे किया? आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी में। उसके बाद 67 नंबर देखिए, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिज पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, सी में किया था, सी यानी दिल्ली में किया था। उसके बाद देखिए 68 नंबर, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान शीर्ष पर था? तो कौन सा स्थान शीर्ष पे था? कर्नाटक शीर्ष पे था। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये बात याद रखिएगा।
नीति आयोग कौन जारी करता है? इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट तो नीति आयोग जारी करता है। जो 2021 में प्रथम स्थान पे कौन था? केरल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए 69 में क्या है? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के टीम में ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना गया था? तो किसको चुना गया था? पीवी सिंधु को चुना गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद देखिए मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन। मिलेट मतलब समझते हैं मोटा अनाज। मिलेट का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज। जैसे मोटा अनाज में क्या हो गया? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है? मोटा अनाज है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। उसके बाद देखिए किस राज्य ने चिराग का देखिए चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू किया? तो किसने शुरू किया? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हरियाणा शुरू किया था चिराग योजना। उसके बाद देखिए ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? तो कौन करता है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रूस करता है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा सी, रूस करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या है? भारत किस देश के सहयोग से 28 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया? किस देश के सहयोग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से शुरू किया। उसके बाद 76 नंबर देखिए किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? कौन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था ताइवान के पास। क्योंकि ताइवान के पास इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे ये लोग का मतलब वर्चस्व बढ़ रहा था, जैसे भारत हो गया और अमेरिका हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। इसके वजह से वहाँ पे अपना ताकत दिखाने के लिए ये मतलब अभ्यास किया था। क्योंकि जो ये है ना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? CSIR के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नल्लाथम्बी कलाईसेबी हो जाएगा। उसके बाद ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो कौन बने? गौतम अडानी बने। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए 80 नंबर किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा 80 का आंसर डी हो जाएगा। कौन शुरू कर सकता है? दिल्ली ही करेगा, केजरीवाल। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास था? तब तो था ही होगा ना। तो किसके पास था G20 का? इंडोनेशिया के पास। 2023 में कहाँ होगा बताइएगा आप लोग? 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है G20 का? भारत ही कर रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो 82 का आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर हो जाएगा 83 का आंसर ये हो जाएगा उफे रब्नकोव हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर में क्या है? भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? LCH का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा प्रचंड। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? तो ये तो मतलब इंदौर ही प्राप्त करेगा, और इसके अलावा कौन हो सकता है? उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है कब, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीजन को मंजूरी दी, तो किसको मंजूरी दिया, 88 का आंसर क्या हो जाएगा, वाईकॉम को मंजूरी दिया, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89, ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग क्या है, नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग का कंपोजर कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एम किरावनी। उसके बाद देखिए 90 नंबर, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया, तो लॉन्च किया ओएनजीसी लॉन्च किया। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए 91 में क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इवरड्रोल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन विश्वविद्यालय है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए 93, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविस शिप्टन। ये स्वतंत्रता से पूर्व के बात हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 94 नंबर, मंदरा हिल किस जिले में है, तो मंदरा हिल जो है वो कहाँ पे है, बांका में है, कौन सा जिला, बांका जिला में है। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है, तो किसमें है, 95 का पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर कहाँ है, वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट कहाँ, पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद देखिए 96 नंबर, निम्न में से कौन बिहार में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है, बिहार में निर्मित, तो आंसर डी हो जाएगा, गंगा माई तोहरे पियरी चढ़ेगो। उसके बाद देखिए 97, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में सबसे पहले प्रवेश करती है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने, तो अवध बिहारी चौधरी, कौन बने, अवध बिहारी चौधरी। उसके बाद 99 नंबर देखिए, बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल विकसित करने का लक्ष्य बनाया गया है, तो 99 का 3 हो जाएगा, 3 वर्ष के भीतर बनाया जाएगा। उसके बाद 100 नंबर देखिए, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनेगा, किस जिले में बनेगा, तो पटना में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। चलिए बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोग ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा और आपको डेली होमवर्क भी दिया जाएगा, ये आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। बस धन्यवाद, थैंक यू।